नमस्कार। इस वीडियो में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज द्वारा कविता और काव्य भाषा संबंधी जो मान्यता प्रस्तुत किए गए हैं, जो उनके काव्य भाषा सिद्धांत हैं, इसे पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पहले विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता की अवधारणा को पढ़ेंगे, फिर इनकी काव्य भाषा सिद्धांत को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सैमुअल टेलर कॉलरिज की काव्य भाषा संबंधी अवधारणा और उसके बाद कविता के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जान लेते हैं, फिर इनकी काव्य संबंधी मान्यताओं को जानेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ का समयकाल सन 1770 से 1850 तक माना जाता है। ये प्रमुख रूप से कवि थे, उसके बाद ये आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्हें स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि माना जाता है। इन्होंने एक काव्य संग्रह प्रकाशित किया था अपना, जिसका नाम था लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स में इन्होंने काव्य के नए उपमानों का प्रयोग किया, नई काव्य भाषा का प्रयोग किया, जिस कारण इनकी काव्य संग्रह की आलोचना कई विद्वानों ने की और ये सामने निकल कर आए और प्रमुख रूप से साहित्य जगत में अपना स्थान बनाए। उसकी आलोचना के बाद उन आलोचनाओं का प्रत्युत्तर देते हुए इन्होंने इसी काव्य संग्रह का दूसरा संस्करण प्रकाशित किया, जिसकी भूमिका में इन्होंने सारी आलोचनाओं का उत्तर दिया और जिसे बाद में इनकी काव्य भाषा संबंधी मान्यता के रूप में इनका सिद्धांत माना गया और ये इनकी छवि आलोचक के रूप में बनी। तो आइए इनके कविता के स्वरूप को देखते हैं, ये कविता के बारे में क्या कहते हैं। वर्ड्सवर्थ ने माना है कि काव्य में सर्वोपरि सत्ता भावनाओं की होती है, किंतु वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि ये भावनाएं उग्र, उत्तेजक और भड़कीली न होकर सुंदर और गरिमामय होनी चाहिए। वे बताते हैं कि रचनाकार का यह कर्तव्य है कि वह पाठक में किस प्रकार की समझ व्यक्त करता है। इन्होंने काव्य का प्रयोजन आनंद माना है, परंतु यह आनंद आसान काम नहीं है। यह विश्व के सौंदर्य का स्वीकार है। यह मानवता की मौलिक विशिष्ट गरिमा के प्रति कवि का सम्मान अर्पण है, क्योंकि मानवता का ज्ञान उसकी अनुभूति आनंद के मूलभूत सिद्धांत है। वर्ड्सवर्थ का मानना है कि कविता में अनुभूति की प्रभाविता होती है। यह अनुभूति गरिमा और दार्शनिकता से परिपूर्ण होनी चाहिए। वे मानते हैं कि इसके लिए कविता चिंतनशील होना आवश्यक है। साथ ही पाठकों को उच्च कोटि का प्रेरणा देने के लिए काव्य का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद वे कविता की विषय वस्तु को बताते हैं। कविता की विषय वस्तु को वर्ड्सवर्थ उद्देश्य से भी जोड़ते हैं। वे कविता को मनुष्य तथा प्रकृति का प्रतिबिंब मानते हैं। उन्होंने लिखा है, पोएट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। इसके बाद वे कविता का लक्ष्य बताते हैं, जो कि सामान्य जीवन की स्थितियों का वर्णन कवि को बिना शोर किए ही करना चाहिए। इन घटनाओं में प्रकृति और मनुष्य की खोज करनी चाहिए। उसे अपनी कल्पना में सामान्य मनुष्य और प्रकृति में भी अनोखापन होना चाहिए। विषय वस्तु के रूप में वर्ड्सवर्थ सामान्य जीवन का चयन करते हैं और इन्हीं के अनुसार ग्रामीण परिवेश और सीधी सहज भाषा का प्रयोग करने को कहते हैं, जिसके पीछे वे तर्क देते हैं कि ग्रामीण परिवेश में मनुष्य की मूलभूत स्थितियां अधिक सहज होती हैं। ग्रामीण लोग पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, जिससे आसानी से उन्हें समझा जा सकता है। सबसे प्रमुख बात यह है कि ग्रामीण अंचल में प्रकृति का सुंदर और स्थिर रूप होता है, जिस कारण वे काव्य भाषा को ग्रामीण और सरल सहज भाषा के रूप में प्रयोग करने को कहते हैं। तो ये इनकी काव्य से संबंधी मान्यता थी। अब हम वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा संबंधी सिद्धांतों को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको आरंभ में ही बताया था कि वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट्स की रचना की थी, जो कि उनकी काव्य संग्रह थी। तो इसका पहला प्रकाशन सन 1798 में हुआ था और 1798 में इन्होंने इसकी भूमिका लिखी थी, जिसका नाम था एडवर्टीजमेंट। वहीं फिर इसके बाद
सन 1800 में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित किया, जिसमें इसकी भूमिका को उन्होंने प्रीफेस नाम दिया, जिसमें उन्होंने अपने काव्य पर लगाए गए आक्षेपों का जवाब दिया और उसे ही हम काव्य भाषा और कविता संबंधी मान्यता वर्ड्सवर्थ की कविता संबंधी सिद्धांत को मानते हैं। इसके बाद इन्होंने इस रचना को अपने इस काव्य संग्रह के 4 संस्करण प्रकाशित किए हैं। पहला 1798 जो कि मैंने बताया, दूसरा 1800, तीसरा 1802 और चौथा 1815। सन 1800 ईस्वी में जब लिरिकल बैलेट्स का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, उसमें वर्ड्सवर्थ ने एक लंबी भूमिका लिखी, जिसमें उनके संग्रह पर लगाए गए आरोपों के उत्तर उन्होंने दिए। यह भूमिका कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। पहला यह कि वर्ड्सवर्थ की काव्य और काव्य भाषा संबंधी मान्यताओं का प्रतिपादन इसमें किया गया, और दूसरा कारण यह है कि इस भूमिका को स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र भी माना जाता है। मैंने आरंभ में ही आपको बताया था कि वर्ड्सवर्थ को स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाना जाता है, तो जिसका कारण यही लिरिकल बैलेट्स की भूमिका थी, जिसमें उन्होंने काव्य भाषा और कविता के संबंध में अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। इस भूमिका का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसने 17वीं और 18वीं सदी के काव्य भाषा संबंधी जो नव अभिजात्यवादी मान्यताएं थीं उसको प्रभावित किया। नव अभिजात्यवादियों के अनुसार काव्य रचना के लिए तर्क और नियम का अनुसरण आवश्यक था, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने अपने से पूर्ववर्ती काव्य भाषा को दूषित, विकृत, चमकीली और भावहीन कहा है। काव्य भाषा के संबंध में वर्ड्सवर्थ 3 प्रकार की मान्यता देते हैं। पहला, वे कहते हैं कि ग्रामीण बोलचाल की भाषा का प्रयोग काव्य में होना चाहिए। दूसरा, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद न हो। और तीसरा, वे कहते हैं कि प्राचीन कवियों की भाषा उनके भावबोध सदृश सहज व सरल थी। बाद के कवियों ने भाषा को कृत्रिम और आडंबरपूर्ण बना दिया। यानी उनका कहना है कि कविता की भाषा ग्रामीण बोलचाल की भाषा हो, यानी सहज और सरल हो, आम जन की भाषा में काव्य रचना की जानी चाहिए। दूसरा, वे कहते हैं कि काव्य और गद्य का जो भाषा है, इन भाषाओं में कोई अंतर नहीं, कोई तात्विक भेद नहीं होना चाहिए। और तीसरा, उन्होंने बताया कि जो प्राचीन काल में जो कवि लिखते थे उनके पास उतना विवेक था, उनका भावबोध उतना सदृश था कि उन्होंने अपनी भाषा का उस तरह से इस्तेमाल किया जो कि उनको की भावबोध को प्रदर्शित करने के लिए सहज व सरल थी। लेकिन बाद के कवियों में उनका भावबोध इतना सदृश और इतना उच्च भावबोध नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कृत्रिम आडंबरपूर्ण भाषा का प्रयोग किया, जो कि अनुचित है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार चूँकि ग्रामीण मनुष्य प्रत्येक समय प्रकृति की सर्वोत्तम वस्तुओं के निकट रहते हैं, इसलिए उन्होंने लिरिकल बैलेट्स में ही ग्रामीणों की भाषा के प्रयोग पर बल दिया है। उसमें वर्ड्सवर्थ का प्रकृति के प्रति अतिरिक्त आग्रह है। काव्य भाषा के संबंध में 2 प्रकार की मान्यता प्रचलित है। पहली यह कि बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, जो कि वर्ड्सवर्थ ने भी बताया, और दूसरी यह जो कि नव अभिजात्यवादियों की मान्यता थी कि विशिष्ट या असाधारण भाषा का प्रयोग काव्य में किया जाना चाहिए। तो इसके समर्थन में, बोलचाल की भाषा के समर्थन में जॉन डॉन, जॉन ड्राइवन, इलियट और एजरा पाउंड आदि विद्वान हैं। वहीं दांते जैसे विद्वान विशिष्ट और असाधारण भाषा का प्रयोग काव्य में मानते हैं। कवि किसे कहते हैं, इसके संबंध में वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि इस संबंध में प्रश्न पर विचार करते हुए वर्ड्सवर्थ घोषित करते हैं कि कवि की संवेदनशीलता साधारण मनुष्य की अपेक्षा अधिक होती है। वर्ड्सवर्थ लिखते हैं कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग रिकलेक्टेड इन ट्रांक्वालिटी, यानी शांति के समय स्मृत सशक्त भावनाओं की सहज उच्छलन ही काव्य है। यानी जब हम शांत बैठे होते हैं
और हमें जितना भी हमारी स्मृतियों में रहता है, भावनाएं हमारी जो स्मृतियों में है, उसका विस्फोट होना, उसका सहज उच्छलन होना ही काव्य में प्रदर्शित होता है। वर्ड्सवर्थ ने कविता को सहज भावों का उच्छलन कहकर जहाँ विधि रूप में कवि की दृष्टि से रचना प्रक्रिया की आरंभिक स्थिति को प्रकट किया है, वहाँ निषेध रूप में नव अभिजात्यवादी सिद्धांत का खंडन भी किया है। नव अभिजात्यवादियों के साथ ही वर्ड्सवर्थ के अनन्य मित्र कॉलरिज ने भी वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा संबंधी मान्यताओं का खंडन किया है। तो आइए अब हम कॉलरिज के बारे में पढ़ते हैं, इनके काव्य सिद्धांत को पढ़ते हैं, काव्य भाषा सिद्धांत को पढ़ते हैं। कॉलरिज का पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया। कॉलरिज वर्ड्सवर्थ के समकालीन कवि थे और इन्होंने अपने कल्पना सिद्धांत के माध्यम से पाश्चात्य काव्य शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रारंभ में कॉलरिज कवि थे, लेकिन बाद में उन्होंने दर्शन, मनोविज्ञान, साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया। इनका समयकाल 1772 से 1834 ईस्वी माना जाता है। कवि प्रतिभा एवं सृजन प्रक्रिया की गहन व्याख्या एवं कल्पना को स्वच्छंदतावादी साहित्य के केंद्र में प्रतिस्थापित करना कॉलरिज की पाश्चात्य काव्य शास्त्र को प्रमुख देन है। कल्पना सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा विषयक मान्यता से भिन्न विचार रखे हैं। तो आइए इनकी काव्य भाषा संबंधी विचारों को देखते हैं। जैसा कि वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि गद्य और पद्य की भाषा में कोई अंतर, तात्विक अंतर नहीं होना चाहिए। उस संदर्भ में कॉलरिज कहते हैं कि गद्य और पद्य का माध्यम एक ही है, दोनों में शब्दों का प्रयोग अलग अलग ढंग से किया जाता है। वे लिखते हैं, पोएट्री इज़ द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर, प्रोज इज़ वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। यानी कविता बेस्ट वर्ड्स का बेस्ट ऑर्डर में होना है और प्रोज यानी शब्दों का बेस्ट ऑर्डर में होना वो गद्य है। अर्थात वे कविता में सर्वोत्तम शब्द चयन और उनका सर्वोत्तम क्रम विधान पर बल देते हैं, वहीं गद्य में वह सामान्य शब्दों का भी प्रयोग को अनुमति देते हैं। कवि प्रतिभा कविता रचना के लिए अनिवार्य है, ऐसा कॉलरिज बताते हैं। कॉलरिज मानते हैं कि गद्य और कविता एक ही भाषा कोश से शब्द ले सकते हैं, पर कविता की भाषा में शब्द क्रम, लय, दोहराव, अलंकारिकता और भावनात्मक तीव्रता ऐसे होते हैं जो इसे गद्य से मौलिक रूप में भिन्न बनाते हैं। वे लिखते हैं, आई राइट इन मीटर बिकॉज आई एम अबाउट टू यूज अ लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोज। यानी ये कहते हैं कि मैं छंद में लिखता हूँ क्योंकि मैं एक ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहता हूँ जो गद्य से अलग हो। यानी इस प्रकार हम माने तो ये कॉलरिज वर्ड्सवर्थ के भाषा संबंधी सिद्धांत में, काव्य भाषा संबंधी सिद्धांत में इस बात का खंडन करते हैं कि गद्य और पद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। वे कहते हैं कि गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग है। वहीं दूसरी बात वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि काव्य की भाषा ग्रामीण भाषा यानी जन सामान्य की भाषा होनी चाहिए। इस संदर्भ में कॉलरिज का मानना है कि भाषा व्यक्ति से व्यक्ति, क्षेत्र से क्षेत्र अथवा समुदाय से समुदाय निरंतर परिवर्तित होती रहती है। ऐसी दशा में जन सामान्य प्रयुक्त भाषा का कोई निश्चित स्वरूप निर्धारित नहीं किया जा सकता। यानी अगर हम जन सामान्य भाषा में अगर कोई रचना करे तो एक व्यक्ति के लिए वो जन सामान्य हो सकती है, लेकिन दूसरा व्यक्ति दूसरी भाषा का प्रयोग करता है तो वो उसके लिए सामान्य भाषा नहीं हो सकती। इस तरह कोई भी भाषा जन सामान्य नहीं हो सकती। तो इस बात का भी खंडन कॉलरिज करते हैं। कॉलरिज ने कवि प्रतिभा के लिए 4 लक्षण बताए हैं, जिसमें कवि प्रतिभा के लिए पहला लक्षण वो बताते हैं कि पद रचना का उत्कृष्ट माधुर्य होना चाहिए। दूसरा वे कहते हैं कि लेखक की निजी रुचियों तथा परिस्थितियों से सर्वथा दूरवर्ती विषयों का चयन किया जाना चाहिए।
यानी जैसा कि निर्वैयक्तिकता सिद्धांत में इलियट बताते हैं कि व्यक्ति से व्यक्तियांतरण की बात यहाँ वे बता रहे हैं। तीसरा, वे बताते हैं कि बिंब का प्रबल भाव के साथ सामंजस्य होना चाहिए। और चौथा, वैचारिक गंभीरता और ऊर्जाशीलता कवि के अंदर होनी चाहिए। आइए अब हम कॉलेज की कविता संबंधी धारणा को समझते हैं। इसे दो पक्षों में बांटा जा सकता है। पहला है अंतरंग पक्ष, जिसमें हम रूप विधान को रखते हैं, और दूसरा है बहिरंग पक्ष, जिसमें हम कविता की विषय वस्तु और प्रयोजन को समझ सकते हैं। तो आइए पहले हम अंतरंग पक्ष को देखते हैं। इसमें वे कॉलरिज बताते हैं कि काव्य का उद्देश्य आनंद है और विज्ञान का उद्देश्य सत्य है। काव्य और विज्ञान में विशेष अंतर यह है कि विज्ञान पाठक को गहन अनुभूति करने में कभी समर्थ नहीं होता, जबकि कविता आनंद अनुभव के साथ ही सत्य की अनुभूति कराने में समर्थ है। कविता की उत्कृष्ट अवस्था वह है कि जब सत्य आनंद बन जाए और आनंद सत्य। कॉलरिज छंदबद्धता को कविता की अनिवार्य सत्य मानते हैं। इसका कारण वे बताते हैं कि जब छंद भाषा और कथ्य के समानुकूल होता है तो कविता के प्रत्येक अवयव या प्रत्येक हिस्से से पाठक का लगाव निरंतर बना रहता है। इसके बाद बहिरंग पक्ष में कॉलरिज बताते हैं कि जिनका स्वरूप छंद और तुक के कारण गद्य से भिन्न होता है वे सभी कविता है, क्योंकि ध्वनियों और मात्राओं का आवर्तन आनंद प्रदान करने वाला होता है, जो कि प्रत्येक कविता का प्रधान उद्देश्य है। इस प्रकार इसके बाद कविता की परिभाषा देते हुए कॉलरिज लिखते हैं कि कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं। रचना के सभी प्रकारों से इसमें अंतर यह है कि इसमें संपूर्ण रूप से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो कि उसके प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परितोष के अनुरूप हो। तो इस प्रकार वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की काव्य भाषा और कविता संबंधी सिद्धांत आपको समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पाठ्यक्रम की और भी टॉपिक्स पर वीडियो बनाई जाएं तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने क्लास के ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम और भी वीडियो बना सकें।